हम उसकी चर्चा करेंगे, किसकी? नाम की। नाम मतलब आपके नाम की नहीं, आज हम चर्चा करेंगे नॉन अलाइनमेंट मोमेंट की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब इसे आप हिंदी में कह सकते हो गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है ना? ये क्या है? नाम नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? क्योंकि देखो बेसिकली मुझे पता है कि बच्चा जो है वो इतना ही पढ़ता है, स्थापना 1961 में, इतने सदस्य देश हुए, ये सम्मेलन हुआ, खत्म कहानी। यही पढ़ते हो, इतना ही पढ़ते हो जहां तक मुझे पता है। कुछ चीजें आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना किस सदस्य से हुई थी, इसे क्यों बनाया गया था, नाम का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। तो नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी शुरुआत कैसे होती है इस बात को समझो पहले। उससे पहले क्लास को जितना हो सकता है शेयर करो। ठीक है? क्लास की जो संख्या बढ़ाने का काम तुम लोगों का रहता है, संख्या बढ़ाने का, संख्या को मेंटेन रखने का काम मेरा होता है। तुम्हें संख्या बढ़ानी है, नो डाउट। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध होता है आपके खत्म 1945 में। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हो गया खत्म। अब जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, इस दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, ठीक है ना, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मुख्यतः आपके यहां पूरा जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया। किसके? दो गुटों में बट गया। कैसे बटा दो गुटों में? क्योंकि आपके यहां जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने या एक देश मजबूत बनने के लिए दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? दो गुटों में अपना विभाजन कर लिया। जैसे कि आपने पढ़ा है या सुना होगा शीत युद्ध के बारे में। क्या है शीत युद्ध? थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। आपके यहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सभी देशों ने अपने आप को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए दो अलग गुट बनाए। बिल्कुल सही कहा दिनेश, दो गुट बनाए। एक को कहा पूंजीवाद और एक गुट है आपका साम्यवाद का। एक गुट बना पूंजीवाद का, एक गुट बना साम्यवाद का। ठीक है? साम्यवादी और पूंजीवादी दो गुट बने। अब देखो ये जो दो गुट थे इनमें क्या विशेष था? ये पूंजीवाद का समर्थक था, ये साम्यवाद का समर्थक था। अब देखो इस गुट में जैसे कि पूंजीवाद में मुख्य धारा में कौन था? अमेरिका था। वहीं अगर साम्यवाद की बात करें तो मुख्य धारा में रूस है, चीन है, ठीक है, उत्तरी कोरिया है। पॉइंट यहां तक क्लियर? ये सब शामिल हुए। अब देखो हुआ क्या, जो बहुत सारे देश थे उनके पास ऑप्शन था कि या तो इस गुट में मिलो या उस गुट में मिलो। अब एक बात समझना, जो देश विकसित थे, जिन देशों का विकास हो चुका था, जो देश स्वतंत्र हो, बहुत समय पहले से स्वतंत्र थे, या बहुत सारे देश जो किसी दूसरे देशों पर नियंत्रण करते थे, जो प्रभुत्वशाली थे, जो शक्तिशाली थे, वो कोई तो इस गुट में शामिल हो गया, कोई उस गुट में शामिल हो गया। परंतु हम भारत जैसे भी बहुत सारे देश थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम भारत जैसे भी बहुत सारे देश थे जो पहले तो उपनिवेश थे। बात को ध्यान से सुनना, पहले तो वो क्या थे? उपनिवेश थे, किसी दूसरे देश के अधीन थे। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ की स्थापना हुई, और यूएनओ की स्थापना से जो उपनिवेश देश थे, जो कह सकते हैं वो स्वतंत्र हुए। उपनिवेश देश जो है वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। और जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना, जैसे ही देश जो है वो स्वतंत्र होने शुरू हुए, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपने देश का विकास करना, अपने देश की आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत करना। उस दौरान मुझे बताओ, अगर देखो भारत आजाद हुआ तो हम सबको पता है जब हमारा भारत आजाद हुआ था, ठीक है, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस दौरान हम लोग किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की स्थिति में थे?
या फिर अपना संविधान बनाकर देश को बनाने की स्थिति में थे? मतलब हम बहुत ज्यादा कमजोर थे। अगर हमसे पूछा जाता, हमसे आजादी के बाद पूछा जाता कि बताओ इस तरफ या इस तरफ, क्यों? क्योंकि भारत को ये पता था अमेरिका आने वाले समय में विकसित है और रूस अब विकसित है। क्योंकि जब ये शीत युद्ध चल रहा था, ये जब भी आपके दो गुटों में जब पूरा विश्व बट रहा था, उस वक्त आपका जो रूस है वो सबसे शक्तिशाली उस वक्त रूस था, सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली रूस था। परंतु रूस का विभाजन हो गया, रूस अपने ही आप में कह सकते हैं टुकड़ों में बट गया। इस कारण से अमेरिका आज सबसे शक्तिशाली देशों में आता है। उपनिवेश का मतलब अगर सिंपल सी बात समझो तो किसी दूसरे देश के अधीन होना, जिसे आप कहते हो डोमिनियन स्टेट। भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। भारत में शासन व्यवस्था चाहे भारतीय चला रहे हो, परंतु भारत का जो प्रमुख, भारत का जो अध्यक्ष या भारत के ऊपर अधीन, भारत के ऊपर नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का था। तो आप यूं कह सकते हो किसी दूसरे देश के अधीन होना ही क्या कहलाया? उपनिवेश कहलाया, डोमिनेंट स्टेट कहलाया। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अमेरिका हमें आगे दिख रहा था, अमेरिका विकास कर रहा है, ये आगे आने वाले समय पे क्या होगा? आने वाले समय पर ये क्या होगा? बहुत अच्छा विकास करेगा, ये आगे आने वाले समय पर मदद करेगा और ये आज विकसित है। तो हम तो क्या है, दोनों ही गुटों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। भारत न तो इस तरफ न इस तरफ। भारत छोड़ो, बहुत सारे और भी अन्य देश थे, ठीक है, बहुत सारे और भी अन्य देश थे जो न तो इस गुट में मिलना चाहता था और न ही इस गुट में मिलना चाहते थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे जो है, ठीक है, कुछ बच्चे जो है क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? मुझे ये बताओ, क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? मुझे सिंपल सी बात बताओ। इतनी सी पॉइंट को समझना है, मतलब आपको ज्यादा डिटेल में बताना भी क्या है, आपको ज्यादा डिटेल में बताना भी मुझे लग रहा है खतरनाक है। शॉर्ट में चलना चाहिए। इसकी स्थापना लिखवा देती हूँ, सदस्य देश लिखवा देती हूँ, खत्म करती हूँ कहानी, ठीक है, वो ज्यादा आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, नाम, ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध होने के बाद में देश ने खुद को मजबूत बनाने के लिए और दूसरे देशों को कमजोर बनाने या अपने आप को स्थापित करने के लिए दो गुटों में पूरे विश्व का विभाजन शुरू हो गया। ठीक है, दो गुटों में पूरे विश्व का विभाजन शुरू हो गया, जिसमें एक गुट था पूंजीवाद, दूसरा था साम्यवाद। और जितने भी देश थे, उन सभी देशों पर एक दबाव डाला गया, सभी पर, ठीक है ना, सभी देशों पर एक दबाव डाला गया। बताओ, पूंजीवाद में शामिल होना है या साम्यवाद में? जैसे कि मान लो घर में माता और पिता दोनों अलग अलग हो रहे हैं, माता अलग हो रही है, पिता अलग हो रही है, तो बच्चों पर फिर क्या होता है? दबाव डाला जाता है। बताओ, पापा के साइड या मम्मी के साइड में, कहां किस तरफ रहना है? ठीक है, तो वैसे ही हमारे सामने समस्या थी। हमारे सामने नहीं, और भी बहुत सारे देशों के सामने समस्या थी, इस तरफ मिले या उस तरफ मिले, इधर आए या उधर आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यह पता होगा, भारत जो है वो न तो पूंजीवादी है और न ही साम्यवादी है। भारत ने दोनों को, ठीक है, भारत ने दोनों को समर्थन किया, पूंजीवाद के भी समर्थन में है और साम्यवाद के भी समर्थन में है। पॉइंट यहां तक क्लियर? उपनिवेश पर क्यों अटके हुए हो? उपनिवेश का मैंने केवल इतना बता दिया, ठीक है ना, उपनिवेश का मतलब मैंने केवल इतना बता दिया कि उपनिवेश का मतलब होता है अधीन होना। अगर कोई दूसरा देश अगर आपके निर्णय ले रहा है तो आप उपनिवेश हैं, यूं समझे। अधीन होना क्या कहलाया? उपनिवेश कहलाया। ठीक है, गंगा जी आप तो रोज क्लास में आते ही नहीं हो, आपको क्या पता मैडम रिप्लाई देती है या नहीं देती? आप अगर रेगुलर क्लास में आते तो आपको पता होता कि मैडम जो है वो क्लास में सबसे लास्ट में रिप्लाई देती है। बीच में बातें करने के लिए मैं नहीं आती कि आपसे बीच में बातें कर लो और पढ़ाई करें ही नहीं। मैडम केवल पढ़ाने के लिए आती है, लास्ट में पूरी बातें करो, पूरे जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर लास्ट में तो हमें जाने की जल्दी होती है या फिर हम टिकते ही नहीं है। ठीक है, तो गंगा जी आप तो आए, मुझे लगता है कि 1 या 2 बार है क्लास में जिसमें 5 मिनट आते हैं, 5 मिनट में चले जाते हैं। आपको क्या पता मैडम रिप्लाई देती भी है या नहीं देती? ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो, भारत जैसे अन्य देशों के सामने ये समस्या खड़ी थी कि हम किस गुट में शामिल हो। तो भारत ने या कह सकते हैं भारत के साथ और भी बहुत से ऐसे अन्य देश थे, उन्होंने क्या किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इस शब्द के ऊपर जाना, गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ किया, शुरू किया।
गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या किया है, शुरू किया है। अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया। बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम एक तो था समाजवादी, एक था साम्यवादी, एक और गुट था जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष, ठीक है ना, एक को कहते हैं गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष अलग से कोई अलग गुट नहीं था। गुट निरपेक्ष मतलब ये एक आंदोलन था, ये एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था कि जो गुट हैं, जो पक्ष हैं, उन गुटों को समाप्त कर दो। क्योंकि अगर दो गुट बन रहे हैं इसका मतलब कभी ना कभी ये आपस में लड़ेंगे, और जिस दिन ये दोनों आपस में लड़े, ठीक है, ये जिस दिन आपस में लड़े उस दिन हमारे पूरे विश्व का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर ये आपस में लड़ेंगे तो पूरे विश्व का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जो गुट बन रहे हैं साम्यवाद, पूंजीवाद, इसे खत्म कर दो। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसकी बात करता है, गुट निरपेक्ष मतलब कोई गुट होना ही नहीं चाहिए, कोई गुट होना ही नहीं चाहिए, ये उसकी बात करता है। बात यहां तक समझे तो पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखना गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है, हम उसकी बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि गुट निरपेक्ष क्यों बना। गुट निरपेक्ष क्यों बना, आपके यहां दो प्रकार के गुट बने हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो प्रकार के गुट बने, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद, तो पूंजीवाद और साम्यवाद से हमने खुद को अलग कर लिया। हमने कहा न पूंजीवाद के पास न साम्यवाद की तरफ, हम दोनों में से किसी भी तरफ नहीं होंगे। हमने दोनों गुटों से अलग होकर एक व्यवस्था को शुरू किया और हमने एक आंदोलन शुरू किया, व्यवस्था नहीं, हमने एक आंदोलन शुरू किया जिसे नाम दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसने साफ कहा कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि जो गुट है उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए, यहां तक भी जो गुट है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो गुट निरपेक्ष है ये किसकी बात करता है, गुट निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, गुट निरपेक्ष शब्द का अर्थ है किसी भी गुट में, किसी भी गुट में शामिल न होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। आगे सुनना, किसी भी कोई भी सैन्य संधि न करना, कोई भी सैन्य संधि न करना, ठीक है, न ही कोई राजनीतिक संधि करना, न ही कोई राजनीतिक संधि करना, न कोई राजनीतिक संधि होगी, न कोई गुट होगा, न ही कोई सैन्य संधि होगी। प्रत्येक देश, ध्यान से सुनना, प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, पूरे तरह से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। मेरी बात को क्लियर समझे। देखो गुट निरपेक्ष का सिंपल सा मतलब समझो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, कोई भी सैन्य संधि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी राजनीतिक संधि नहीं होनी चाहिए, और प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो प्रत्येक जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र होना चाहिए। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो गुट निरपेक्ष ये व्यवस्था शुरू किसने की और गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू कैसे हुआ, उससे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य देखो, क्यों बनाया था गुट निरपेक्ष को। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहली चीज क्या है, शीत युद्ध का विरोध करने के लिए। किसका, शीत युद्ध का विरोध करने के लिए। जो गुट निरपेक्ष है उसको साफ दिख रहा था, उसको साफ दिख रहा था कि पूंजीवाद और साम्यवाद अगर दो पक्ष बने तो वो कभी ना कभी लड़ेंगे, और लड़ाई की स्थिति बनी गई थी। भाई शीत युद्ध का मतलब क्या है, युद्ध हुआ नहीं था। शीत युद्ध का मतलब क्या है, युद्ध हुआ नहीं, हम लड़े नहीं थे, बस शुक्र मानो लड़ाई नहीं हुई थी, बाकी लड़ाई की पूरी स्थिति जो है, ठीक है ना, पूरी जो स्थिति है वो बन चुकी थी। तो शीत युद्ध क्या था, पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थी। भाई शीत युद्ध जो है वो कोई दो देशों की थोड़ी ना लड़ाई थी आपस में, शीत युद्ध तो था पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई। तो हम लोग क्या थे, हमने शीत युद्ध का विरोध किया गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा, ठीक है, शीत युद्ध का मतलब कह सकते हैं विरोध किया हमने, सैन्य संधि का विरोध किया, रंग भेद की नीति का विरोध किया, रंग भेद की नीति का विरोध किया इसके द्वारा कि रंगों के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, सैन्य संधि का विरोध किया,
सैन्य संधि का विरोध किया। अब देखो इसमें क्या होता है, जब 2 देश 3 देश 5 देश आपस में सैन्य संधि कर लेते हैं ना, तो उनके पास एक मजबूत सेना तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है? एक मजबूत सेना तैयार हो जाती है। ठीक है, एक मजबूत सेना तैयार हो जाती है और उस मजबूत सेना से वो किसी भी दूसरे देश या किसी भी दूसरे द्वीप पर आक्रमण कर सकते हैं। देखो अकेला जो देश है वो कमजोर होता है, वो इतना सक्षम नहीं हो पाए, हो सकता है सामने टिक भी नहीं पाए, परंतु अगर मान लो बहुत सारे देश या मान लो 2 देश 3 देश की सेना अगर एकजुट हो जाए, अगर एकजुट हो जाए तब, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सैन्य संधि का भी विरोध किया। क्यों किया सैन्य संधि का विरोध? क्योंकि गुटनिरपेक्ष जो है वो शांति चाहता था। किसके पक्ष में था? शांति के पक्ष में था। शांतिपूर्ण व्यवहार आप यूं कह सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि सभी लोग जो है वो दूसरा विश्व युद्ध देख चुके हैं, दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम भी देख चुके हैं, दूसरा विश्व युद्ध भी देख चुके हैं, दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम भी देख चुके हैं, तो कम से कम अब तो मत लड़ो, अब तो मत लड़ो, शांतिपूर्ण सबको व्यवहार करना चाहिए। इन्होंने एक बात का और जोड़ दिया कि आप सब लोगों को पता है या नहीं मैं बता देती हूं, इन्होंने एक बात पर और जोड़ दिया और वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का समर्थन। मतलब क्या हुआ? देखो इन्होंने कहा कि जो परमाणु हथियार बना रहे हो, ठीक है, जो परमाणु हथियार बना रहे हो, परमाणु हथियार बना रहे हो, उन हथियारों को बनाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज बनी है, अगर परमाणु हथियार बने हैं, इसका मतलब इनका प्रयोग होगा। अगर परमाणु हथियार बने हैं तो इसका प्रयोग जरूर होगा। इसलिए परमाणु हथियार या कह सकते हैं जो हथियार बनाए जा रहे हैं, जो मनुष्य जाति का अस्तित्व खत्म कर देंगे, इनका प्रयोग तभी खत्म होगा जब आप इन्हें बनाना बंद कर दोगे। ठीक है, इसे बनाना बंद करो, इसका प्रयोग बंद करो। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो उद्देश्य थे, गुटनिरपेक्ष पहली बात क्या है? किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाले, या कह सकते हैं उन गुटों का, साम्यवाद और पूंजीवाद, उन गुटों के विरोध के लिए आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया और उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का भी योगदान है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसके द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या हुआ है? स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने शीत युद्ध का विरोध किया। बिल्कुल सही है, यूएनओ का समर्थन था। हाँ, एक और बात याद आई, इन्होंने यूएनओ का समर्थन किया। यूएनओ का क्या किया? समर्थन किया। और आप यूं मान के चलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यूएनओ का ही समर्थन था, यूएनओ की ही योगदान था जो तीसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध जो है वो तीसरा विश्व युद्ध जो है वो नहीं बना। तीसरा जो युद्ध है, शीत युद्ध जो है वो तीसरा विश्व युद्ध बन जाता। क्यों नहीं बना? कहीं ना कहीं यूएनओ का बहुत बड़ा योगदान था बच्चों। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएनओ का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आपके यहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये कुछ उद्देश्य थे: शीत युद्ध को रोकना, रंग भेद की नीति का विरोध करना, सैन्य जो संधियां हो रही हैं, क्योंकि जब सेना आपस में मिलती है इसका मतलब वो मजबूत होती है, और अगर मजबूत होती है तो किसी से लड़े बिना नहीं रहेगी। तो सैन्य संधि का विरोध करना, शांतिपूर्ण व्यवहार करना, निशस्त्रीकरण का समर्थन, मतलब शस्त्रों का प्रयोग न हो, परमाणु हथियार नहीं बनाए जाए, बनाओगे तो प्रयोग तो करोगे ही करोगे, ठीक है ना। और यूएनओ का समर्थन। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल, पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इस बात में अगर हम बात करते हैं तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे बनना प्रारंभ हुआ। भाई हम सब इतना पढ़ते हैं कि बेलग्रेड सम्मेलन में 1961 बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया में, ठीक है, बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, उसमें 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, जिनमें 5 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो प्रमुख थे। ठीक है, 5 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो क्या थे? प्रमुख थे। हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट यहां तक तो क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम बात कर लेंगे आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास कैसे कैसे हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एशियाई मैत्रीय सम्मेलन,
एशियाई मैत्रीय सम्मेलन आपके दिल्ली में हुआ था 1947 में, ठीक है, भारत में नई दिल्ली में हुआ था 1947 में। हालांकि इसमें जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू थे, उनका एक बड़ा कह सकते हैं रोल रहा इस सम्मेलन को करवाने में, जिसमें जो एशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, एशियाई जो देश थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जो है वो इन्हीं गुटों के बारे में चर्चा करने के लिए सम्मेलन को रखा था। हालांकि ये इतना उपयोगी साबित नहीं हुआ था, ठीक है, ये इतना उपयोगी साबित नहीं हुआ। दूसरा सम्मेलन हुआ है वोगेर। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? वोगेर में, वोगेर सम्मेलन। और वोगेर सम्मेलन जो हुआ है वो 1949 में हुआ। ये भी इतना उपयोगी तो साबित नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब जो तीसरा सम्मेलन बता रही हूं, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा योगदान रखता है। और आपने सबने नाम सुना होगा, बाडूग सम्मेलन। नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो, नहीं सुना तो अब सुन लो। बाडूग सम्मेलन, बाडूग सम्मेलन जो है वो नाम की स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। पहली बात, स्थापना हेतु, हालांकि इसने स्थापना नहीं करी है, नाम की स्थापना तो अभी आगे करेंगे हम, ठीक है, नाम की स्थापना हम आगे करेंगे। सबसे पहली बात, इसने स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या किया? ध्यान से सुनना, इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका, एशिया व अफ्रीका के लगभग 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था। समझो, एशिया और अफ्रीका के 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर। बाडूग सम्मेलन 1955 में हुआ, 1955 में हुआ। इसकी जो नाम की स्थापना है, नाम की स्थापना में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्यों दिया योगदान? एशिया और अफ्रीका के 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो शामिल हुए और इन्होंने चर्चा करी। और चर्चा करने के बाद, ध्यान से सुनना, चर्चा करने के बाद अगला जो चौथा सम्मेलन होता है बेलग्रेड सम्मेलन, यूगोस्लाविया में हुआ है ये बेलग्रेड सम्मेलन। बेलग्रेड सम्मेलन 1961, बेलग्रेड सम्मेलन 1961 यूगोस्लाविया में होने वाला, यूगोस्लाविया में इस सम्मेलन को किया। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खास बात, इस सम्मेलन में नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई है। क्या हुई है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई है। ये एक तरह से देखा जाए तो कोई संस्था नहीं है, यह संस्था नहीं है, यह एक तरह से आंदोलन है। यह एक तरह से क्या है? आंदोलन है उन गुटों के लिए, उन गुटों के लिए और देश में शांति, विश्व में शांति बनाने के लिए। ये एक आंदोलन है, कोई संस्था नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ाई ना, ईयू एक संस्था है, आपके यूएनओ एक संस्था है, ठीक है ना, ईयू संस्था है, आपकी यूएनओ एक संस्था है। वैसे ये संस्था नहीं है, वह आंदोलन है। ये एक आंदोलन है जो पूरे विश्व में शांति लाना चाहता है। ये विश्व में क्या लाना चाहता है? शांति लाना चाहता है। और ये जो दो गुट है इन्हें खत्म करना चाहता है, ठीक है, ये जो दो गुट है इन्हें खत्म करना चाहता है। बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में हुआ है। 62 में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ 62 जो है, 62 में बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं। 1961 में हुआ यूगोस्लाविया में। नाम की स्थापना करी है किसने? बेलग्रेड सम्मेलन ने। नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में हुई। अब मुझे ये बता दो, ये 5 व्यक्ति कौन थे? वो 5 व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बेलग्रेड सम्मेलन में भाग भी लिया और नाम की स्थापना करने में वो व्यक्ति बड़े ही महत्वपूर्ण है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो चलो भारत से ही शुरू कर लेते हैं। भारत में है आपके जवाहरलाल नेहरू, भारत से हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरे भारत के बाद में अगर हम बात कर लेते हैं मिस्र, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं आपके अब्दुल नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति। चलो चौथा व्यक्ति कौन है? यूगोस्लाविया से ले लेते हैं, यूगोस्लाविया से हैं मार्शल टीटो,
मार्शल टीटो, और आपके इंडोनेशिया, सॉरी अच्छा 3 हुए ना, सॉरी 3 और ये 4, इंडोनेशिया से हैं, इंडोनेशिया से है सुकर्णो, इंडोनेशिया से है सुकर्णो। एक व्यक्ति और बच गया, एक व्यक्ति और बच गया घाना से, एक व्यक्ति और बच गया घाना से, इधर दिख जाएगा, पांचवा व्यक्ति है घाना से, और घाना का जो वीकेंड से राष्ट्रपति जो शामिल हुआ था कवामे नक्राम, ठीक है, कवामे नक्राम जो है वो घाना से शामिल हुए थे। तो घाना के राष्ट्रपति कवामे नक्राम, इंडोनेशिया से सुकर्णो, युगोस्लाविया से मार्शल टीटो, और मिस्र से अब्दुल नासिर, और भारत से जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये 5 व्यक्ति जो थे, ये 5 देश, संस्थापक देश मान लो, ये 5 व्यक्ति जो हैं जिन्होंने नाम को स्थापना की, जिन्होंने नाम का विचार रखा, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, डन। अब हम आगे चले, तो इसमें कुछ चीजें क्लियर कर दी, मैं आगे और पढ़ा दूंगी आपको, निश्चिंत रहो। कैसे हुआ? एशियाई मैत्रीय सम्मेलन 1947 भारत में हुआ। एशिया के कुछ अध्यक्ष जो है वो शामिल हुए, परंतु सफल नहीं रहा ये भी। बागोर सम्मेलन 1949 में, ये भी जो है वो भी सफल नहीं रहा, परंतु बाडुंग, ठीक है, बाडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ, 1955 में हुआ, और इसने नाम की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एशिया व अफ्रीका के 29 देश इसमें शामिल हुए। बेलग्रेड सम्मेलन 1961 यूगोस्लाविया में, ठीक है, यूगोस्लाविया में होता है, और इसमें इसके द्वारा नाम की स्थापना की गई, ठीक है। कौन कौन थे स्थापना करने वाले? भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से अब्दुल नासिर थे, यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो थे, इंडोनेशिया से सुकर्णो थे, घना से कवामे नकाम थे। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ, डन। अब देखो, कुछ चीजें नाम को लेकर तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, कुछ चीजें जो है वो नाम को लेकर ध्यान होनी चाहिए, जैसे कि ये 5 व्यक्ति। तो अगर मैं बात करूं तो नाम की जो स्थापना है वो कब हुई? 1961 में हुई, ठीक है। किस सम्मेलन से हुई? बेलग्रेड सम्मेलन से हुई, ठीक है, बेलग्रेड सम्मेलन से हुई। इसके सदस्य देश कितने हैं बताओ? आज वर्तमान में नाम के कितने सदस्य हैं? 120। अच्छा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि प्रवेशक मतलब ऑब्जर्वर देश कितने हैं? 17 सदस्य। हमेशा ये मान के चले 20 ही होंगे, हमेशा 20 ही होंगे। ऑब्जर्वर देश जो सदस्य तो नहीं है, बस बैठकों में भाग लेना, हमारी बातचीत में भाग लेना, हमारे कार्यों को देखरेख करना, यह है प्रवेशक देश, ठीक है। ऑब्जर्वर देश कितने? 17। ऑब्जर्वर देश कितने हैं? 17। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, नाम के आज तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 18 सम्मेलन हो चुके हैं। कितने सम्मेलन? 18 हो चुके हैं। हम प्रथम की बात कर लेते हैं, प्रथम 1961 में। अच्छा हाँ, एक बात और याद आई, एक और चीज ध्यान से सुनना। जो सम्मेलन होता है ना, उनकी खास बात क्या है? सम्मेलन में ये कहा कि 3 वर्ष में एक बार सम्मेलन होगा, मतलब हर 3 साल से सम्मेलन होगा, यूं समझे 3 साल से, ठीक है, 3 वर्षों से एक बार सम्मेलन होगा, ठीक है, 3 वर्षों से एक बार सम्मेलन होगा, ये हम सबको पता है। पॉइंट यहां तक क्लियर, डन। तो सबसे पहला सम्मेलन 1961 में हुआ, जैसे कि आप सबको पता है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में होता है सबसे पहला सम्मेलन। भाई 18 हुए, 18 के 18 याद करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, इतना पता होना चाहिए पहला कहां हुआ। और अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में हुआ है या नहीं हुआ, बताओ, क्या हमारे यहां भारत में हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, 7वां सम्मेलन, ठीक है, 7वां सम्मेलन 1983 में होना, ठीक है, 7वां सम्मेलन कहां हुआ? 1983 में हुआ। अच्छा, अभी जो 18वां है
18वां कहाँ हुआ? 2019 का। 2019 का जो 18वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? आजरबैजान में। आजरबैजान में 18वां सम्मेलन होता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट कहाँ हुआ, ठीक है, और पहला कहाँ था और 7वां। अब देखो इसकी खास बात क्या है, ठीक है ना, इसकी एक खास बात समझना। एक तो खास बात ये हो गई कि जो नाम के जो सम्मेलन होंगे उसके लिए हमने ये तय कर रखा है कि 3 वर्षों से एक बार होगा, 3 साल से एक बार होगा। ठीक है, हमने ये तय कर रखा है। इसी में एक और बात इन्होंने तय कर रखी है कि जो अध्यक्ष होगा वो जिस देश में सम्मेलन हुआ है उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। समझे मेरी बात को समझे? हाँ ना में जवाब दो। अध्यक्ष जो है, हाँ ना में फटाफट जवाब दो। इसका जो अध्यक्ष है वो होगा, इसका अध्यक्ष उसे बनाएंगे जिस देश में सम्मेलन हुआ है उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझना। जैसे कि मान लो भारत में सम्मेलन हुआ, हाँ या ना, भारत में सम्मेलन हुआ है ना, तो भारत में जब सम्मेलन हुआ इसका अध्यक्ष बनाया, नाम का अध्यक्ष बनी मतलब इंदिरा गांधी। 83 में कौन थी? इंदिरा गांधी थी ना। अब समझना मेरी बात को, अगली मेरी बात को खास तौर से समझना। इसके बाद हुआ क्या? अगला जो सम्मेलन है, अगला सम्मेलन हुआ है 1986 में। कब हुआ? 86 में हुआ। अब हमें यह पता है 84 में तो इंदिरा गांधी चली गई थी, मतलब इंदिरा गांधी अध्यक्ष रही है 83 से 84 तक। इंदिरा गांधी अध्यक्ष कहां से रहे कहां तक? 83 से 84 तक। अब बात कर लेते हैं, जब इंदिरा गांधी जी चली गई तब राजीव गांधी इसके क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, और ये बने हैं 84 से 86 तक। बात को समझे? बात को समझ गए ना? हाँ या ना? 7वां 1983 में हुआ। भारत जो था भारत में हुआ। अब भारत में सम्मेलन हुआ तो भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसको अध्यक्ष बनाएंगे। तब तक अध्यक्ष बनाएंगे जब तक दूसरा सम्मेलन नहीं हो जाता। तब तक अध्यक्ष बनाएंगे जब तक दूसरा सम्मेलन नहीं हो जाता। दूसरा सम्मेलन हुआ 1986 में, तब तक 86 तक अध्यक्ष रहेंगे जो भारत का अध्यक्ष है। ठीक है, जो भारत का अध्यक्ष है, अध्यक्ष इंदिरा गांधी पहली रही, दूसरा अध्यक्ष राजीव गांधी भी रहे। इसलिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन देखो कि नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के भारत से कितने अध्यक्ष रहे, कितने व्यक्ति अध्यक्ष रहे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत से 2 व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष रहे, एक इंदिरा गांधी, दूसरी राजीव गांधी। पॉइंट यहां तक क्लियर? डन। चलो अब अगर तुम एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि वर्तमान, जवाब देना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारे, अगर देखा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अच्छा, ये भी दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पहला सम्मेलन हुआ, तो इसका प्रथम अध्यक्ष भी कौन था? मार्शल टीटो। क्योंकि यूगोस्लाविया का जो राष्ट्रपति कौन? मार्शल टीटो। ठीक है, प्रथम, एग्जाम में अब कंफ्यूज मत होना, पहली बैठक जहां हुई वहां का ही पहला अध्यक्ष बनेगा। जहां पहली बैठक हुई, पहला सम्मेलन हुआ, वहीं का राष्ट्र अध्यक्ष पहला अध्यक्ष होगा। पहली सम्मेलन हुई बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, और यूगोस्लाविया में अध्यक्ष कौन? मार्शल टीटो। ठीक है, भारत में हुआ 7वां, तो भारत से ये दोनों बने अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं 18वां, तो 18वां 2019 में हुआ, और आइजरबैजान, ठीक है, आइजरबैजान जो देश है वहां हुआ, और आइजरबैजान का जो अध्यक्ष है, ठीक है, आइजरबैजान का जो अध्यक्ष है वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। यार सॉरी, आइजरबैजान जो देश है उसका जो प्रेसिडेंट, उसका जो राष्ट्रपति है वो आपके देश का, ठीक है, वो आपके देश का नहीं, वो आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष होगा। कौन है इस वक्त? कौन है? इल्हाम इल्हाम अलीएव जो है वो वर्तमान में आइजरबैजान के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, आइजरबैजान के क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो इल्हाम
इल्हाम अलीयेव, ये क्या है? वर्तमान नाम के अध्यक्ष। और जैसे ही 3 साल बाद, मतलब 2019, 20, 21, ठीक है, अब जैसे ही 22 में आपके यहाँ जो सम्मेलन होगा, जहां भी सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन का जो राष्ट्रपति है या मान लो वहां का जो भी राष्ट्र अध्यक्ष है, वो इसका अगला अध्यक्ष हो जाएगा। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे हम, ठीक है। ये आपका जो नाम है वो कंप्लीट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद हम अगले की चर्चा कर लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में अगर देखा जाए तो अभी आपने जो चीजें समझी ना, केवल ये सफिशिएंट है, यही सफिशिएंट है, इतना याद रख लेना, मेरे पे मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो केवल आपको इस बिंदु को ध्यान रखना है जो मैंने अभी लास्ट में समझाया था, ठीक है। इसको ध्यान रख लोगे, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे क्या होगा? तुम्हारा काम हो जाएगा। अब अगला बात कर लेते हैं। नाम सुना होगा, सुना ही होगा, भारत देश के नागरिक को तो नाम तो सुना ही होगा, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है ना, ब्रिक्स। बिल्कुल इसके नाम की तरह इसकी फुल फॉर्म भी आपके सामने हो जाएगी, अभी निश्चिंत रहो। सबसे पहली बात यह आती है, ब्रिक्स क्यों बनाया, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें ब्रिक्स की, क्यों चाहिए हमें ब्रिक्स, क्या है ब्रिक्स, क्यों इसका निर्माण किया, ठीक है ना, क्यों इसका निर्माण हुआ, क्यों इसे बनाया गया। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब देखो आपके यहां ये जो देश है, ये जो मैंने 5 देश आपके सामने लिखे हैं, 5 ही है 4 है? 5 है, ठीक है, चलो कंफर्म मैंने भी कर लिया। अब देखो ये जो 5 देश है, हालांकि पहले तो 4 ही थे, हालांकि पहले तो 4 ही थे, ठीक है। अब ये कितने हैं? 5 है। तो ये मान के चलो कि आपके यहां विश्व में, आपके यहां विश्व में जब सभी जीडीपी, सभी अर्थव्यवस्था, कह सकते हैं, चीन का एक अर्थशास्त्री था जिम ओ नील, अभी बताती हूं मैं, जिम ओ नील, इन्होंने क्या किया, एक स्टडी की। उस स्टडी में यह पता चला कि आपके यहां अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये 4 देश, देखो समझ मेरी बात को सुनना, केवल 4 की, उस वक्त इन्होंने बात की थी 4 की। हुआ क्या, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये 4 देश महत्वपूर्ण भूमिका आज निभा भी रहे हैं और आगे चलकर ये विश्व में, विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देंगे, बहुत बड़ा योगदान देंगे। देखो भारत, यूं समझे कोरोना महामारी है, क्या अकेले भारत को मिली है या अकेले अमेरिका को मिली है? आगे समझना, जैसे ये महामारी खत्म होगी, जैसे ही आपके यहाँ वैसे व्यवस्थाएं शुरू होंगी, धीरे 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 धीरे, तो बहुत सारे देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो वैसे ही क्रैश हो चुकी है, वो वैसे ही क्रैश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। परंतु बहुत सारे देश जो ऐसे हैं वो इस परिस्थिति में भी अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए हैं, अभी भी उनकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ठीक है ना, वो अपनी धीरे है, अर्थव्यवस्था क्या है, धीरे है, परंतु बनी हुई है। इसी हिसाब से ध्यान से सुनना, आपके यहाँ एक व्यक्ति थे जिन्होंने नाम दिया था ब्रिक, नाम क्या दिया था, ब्रिक। हालांकि एस तो हमने बाद में हमने जोड़ा है, ठीक है ना, हमने जोड़ा है, ब्रिक इन्होंने नाम दिया, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओ नील, जिम ओ नील, इन्होंने ये शब्द दिया ब्रिक। क्यों? क्योंकि ये 4 देश ऐसे थे, जो पूरी अर्थव्यवस्था, जो पूरी की पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसलिए इन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि अगर ये चारों देश एकजुट हो जाएं, अगर ये चारों देश एकजुट होकर काम करे तो विश्व की अर्थव्यवस्था को न जाने कहां से कहां ले जाए, ठीक है ना। पूजा जी, जिम ओ नील के नाम से पता चल रहा है ये चीन से थे मुख्यतः, ठीक है ना। हालांकि नो डाउट मैंने इन पर स्टडी नहीं की, जिम ओ नील जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये शब्द दिया ब्रिक, जिम ओ नील जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शब्द दिया था ब्रिक, जिम ओ नील। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब देखना हुआ क्या, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसका विकास करने के लिए सिंपल सी एक बात को समझना, इसका विकास करने के लिए आपके यहां 2006 में सम्मेलन किया गया, या यूं कह सकते हैं एक बैठक हुई, सम्मेलन कह लो या एक सिंपल सी बैठक हुई है इन देशों, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
जिम ओ'नील ने ये तो कह दिया कि अगर ये चारों देश अगर एकजुट होकर अर्थव्यवस्था को चलाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। ये कह तो दिया, परंतु क्या ये चारों देश एकजुट हो सकते हैं? क्या ये चारों देश एक साथ काम कर पाएंगे? क्या ये चारों देश एक साथ, ठीक है ना, क्या ये चारों देश एक साथ काम कर लेंगे? इस बात की सहमति के लिए 2006 में बैठक हुई और उस बैठक में ये चारों देश शामिल हुए और इस बैठक में इन चारों देशों ने एकजुट होने पर अपनी स्वीकृति दे दी। मेरी बात को ध्यान से समझे। इन चारों देशों ने 2006 में बैठक की, आपस में मिले और मिलने के बाद में स्वीकृति दे दी। और स्वीकृति देने के बाद मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे कि आप सबको पता है 2009 में ब्रिक की स्थापना की गई। 2009 में ब्रिक की स्थापना की गई और ब्रिक की जो स्थापना है कहां हुई? ब्रिक की स्थापना कहां हुई है? यकत्रिनबर्ग, जो कि कहां है? रूस में है। स्थापना कहां हुई? देखो जगह का नाम कई बार आ जाता है, बच्चों को नहीं पता होता है। स्थापना 2009 में हुई, हम सबको पता, ठीक है ना, हम सबको पता है 2009 में स्थापना हुई, परंतु जगह नहीं पता, ठीक है ना, जगह नहीं पता। पॉइंट यहां तक क्लियर? देखो रणवीर, इसमें ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है, सोचने वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना ध्यान रखो, ब्रिक्स की जो स्थापना है वो क्यों हुई? विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हुई। कि भाई आप लोग अगर अलग अलग काम करोगे उससे बेटर है कि एक साथ मिलकर काम करो, तो अर्थव्यवस्था का विकास जल्दी होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था का विकास जल्दी होगा अगर एक साथ काम करोगे। इस बात को किसने रखा? जिम ओ'नील ने सबसे पहले कहा कि जो ब्रिक है, अगर ये चारों मिलकर काम करें तो अर्थव्यवस्था को जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2006 में बैठक हुई। क्या ये चारों देश एक साथ काम कर पाएंगे? क्या ये चारों देश एक साथ काम कर पाएंगे? इस चीज की हामी भरी गई, समर्थन किया कि बिल्कुल हम एक साथ हो जाएंगे, हम एक साथ होकर काम करेंगे। इस समर्थन के साथ में 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई, ठीक है। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई और यकत्रिनबर्ग रूस में इसकी स्थापना हुई है। यह स्थापना का स्थान है जहां इसकी स्थापना हुई और 2009 में इसकी स्थापना की गई। अब देखो ब्रिक्स, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आगे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका, पहले तो 4 देश थे, जब देखो ध्यान से सुनना, अभी फुल फॉर्म बता दूंगी, टेंशन मत लो। 4 ही देश है ना। दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया और 2011 में चीन के अंदर तीसरी बैठक होती है या तीसरा सम्मेलन होता है। चीन में जो तीसरा सम्मेलन होता है, इस तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया जाता है। तो आप यूं कह सकते हो 2011 से एक और 5वां सदस्य शामिल होकर ये बन गया ब्रिक्स। पहले ये क्या था? ब्रिक, केवल क्या था? ब्रिक। 4 ही थे 2011 में। बच्चा कंफ्यूज होता है, कई जगह 2010 मिलता है, कई जगह 2011 मिलता है, कंफ्यूज मत हो। मेरी क्लास में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा था। 2010 में ब्राजील में सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में सम्मेलन हुआ था 2011 में, और ब्राजील के सम्मेलन में यह कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लेना चाहिए। 2011 में जब चीन के अंदर तीसरा सम्मेलन हुआ, ठीक है, चीन के अंदर तीसरा सम्मेलन हुआ तो वहां दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया। तो पांचवा सदस्य शामिल होता है 2011 में, और 2011 में ब्रिक की जगह क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया, ठीक है। ब्रिक की जगह क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। अभी तसल्ली रखो, ठीक है। पूजा जी, आप जो संघाई में आप जो इनका मुख्यालय बता रहे हो, वो ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा मैडम, आपने सब कुछ बता दिया, इसकी फुल फॉर्म तो बता दो। बात तो सही है। देखो
बी से ब्राजील, बी से ब्रिटेन नहीं है, ब्राजील। फिर क्या है, आर, आर से रशिया, रूस। आई से इंडिया, आई से इंडिया। और फिर क्या है, सी से चीन, चाइना। एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। बात यहां तक क्लियर हुई? तो ब्रिक्स को लेकर अब कहीं कोई कंफ्यूजन, ब्रिक्स को लेकर अब कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो बोलो, क्योंकि लगभग जो है वो ब्रिक्स कंप्लीट है। ब्रिक्स में हम एक बैंक की चर्चा और करेंगे, केवल एक बैंक की चर्चा और करेंगे, उसके बाद में ब्रिक्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो सिंपल सी बात, ब्रिक्स शब्द को देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? ब्रिक्स शब्द को देने वाला सबसे पहला व्यक्ति जिम ओ नील, पहला आदमी। पॉइंट क्लियर। दूसरा, 2006 में बैठक हुई और उस बैठक में चार ब्रिक की थे उस वक्त, तो 4 देशों के अध्यक्ष शामिल हुए और उन्होंने एक साथ काम करने पर हामी भरी। 2006 में अनुमति मिली और 2009 के अंदर येकत्रीनबर्ग जो रूस में है वहां पर इन चारों देशों के अध्यक्ष ने एकजुट होकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, एक साथ काम करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम क्या दिया? ब्रिक। ठीक है, तो यहां जो है वो ब्रिक की स्थापना हुई। ठीक है ना, जो ब्रिक की स्थापना होती है। अब देखो 2010 के अंदर ब्रिक बन गया, 2009 में ब्रिक बनकर तैयार, काम करना शुरू हुआ। अब क्या होता है, ब्रिक की खास बात यह है कि ब्रिक का हर साल सम्मेलन होता है। ब्रिक का क्या होता है? हर साल सम्मेलन होता है। प्रत्येक वर्ष क्या होगा? प्रत्येक वर्ष जो है वो इसका सम्मेलन होता है। अब देखो 2009 में हुआ, फिर दूसरा सम्मेलन 2010 में हुआ। 2010 में सम्मेलन होता है ब्राजील में सम्मेलन हुआ और ब्राजील में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की बात की गई। 2011 में चीन के अंदर सम्मेलन हुआ, चीन में सम्मेलन होता है तीसरा सम्मेलन और उसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया और बन गया ब्रिक्स। चलो अब देखो यहां क्या हुआ, इन जो ब्रिक्स थी, मतलब जो ये 5 देश थे, इन पांचों देशों ने ये कहा कि अगर हम लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, अगर हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे पास बैंक होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा खुद का बैंक होना चाहिए। भाई अगर हम लोग अपना बैंक ही नहीं बना पाए, अगर हम लोग हमारा खुद का ही बैंक नहीं बना पाए, जो हम आपस में हमें या हमारे साथ अगर कोई देश है, अगर उसकी मदद नहीं कर पाया वो बैंक, तो हम किस काम के? क्यों? क्योंकि जब भारत को पैसे की जरूरत पड़ी तो भारत को IMF से लोन लेना पड़ा। तो हम भागकर उस तरफ क्यों जाए? हम अपना ही बैंक स्थापित कर लेते हैं ना, हम अपना ही बैंक बना लेते हैं और उसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और जिसको आवश्यकता होगी वो पैसा निकाल लेगा। ठीक है, आवश्यकता होगी वो अपना पैसा निकाल लेगा। प्रभुदयाल जी, जैसे कि इसके नाम में 5 अक्षर है, वैसे इसमें ही सदस्य देश 5 ही है। जैसे इसके नाम में दिख रहे हैं ना 5, वैसे इसके सदस्य भी कितने हैं? 5 ही देश हैं। आगे देखो, बात को समझो। तो क्या किया ब्रिक्स ने? अपने सतत विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाहर से लोन क्यों लिया जाए, हम ऐसा बैंक बनाए जो दूसरों को भी लोन दे और ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उनको भी लोन दे। तो उन्होंने एक बैंक की स्थापना करी। ठीक है, ये बैंक जो है वो कई बार एग्जाम में आ जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक को बनाने के लिए छठा जो सम्मेलन था 2014 में, इस बैंक को बनाने के लिए 2014 में सहमति मिली। 2014 में, ठीक है, 2014 में सहमति मिली और 2016 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 2016 में क्या किया? काम करना शुरू किया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? शंघाई में है। और सबसे बड़ी बात, गनीमत, ये सोचो गनीमत क्या है? एक बड़ी बात, भारत से
इसका प्रथम अध्यक्ष बना कौन है? केवी कामत। केवी कामत ये कौन थे? भारत से पहले अध्यक्ष बने हैं जो इस बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, आप पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, प्रथम भारत से प्रथम अध्यक्ष बने केवी कामत। पॉइंट क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ब्रिक्स ने अपना खुद का बैंक बनाया सतत विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। और आप यूं कह सकते हो, अगर आर्थिक मतलब पैसे की आवश्यकता अगर महसूस होती है तो ब्रिक्स के जो सदस्य है, इसके अलावा अगर अन्य भी कोई देश है, ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य भी कोई देश है तो वो भी इस बैंक से लोन ले सकते हैं। और हमने तो इस बैंक से लोन ले रखा है भाई, भारत को तो कहीं से कह देना कि यहां से लोन मिल सकता है, आप ले लो, तो भारत तो पहले लाइन में खड़ा होगा। ठीक है ना, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, जिसमें छठे सम्मेलन 2014 में जो हुआ, छठा सम्मेलन जो 2014 में हुआ, उसमें इसकी सहमति हुई। क्या हुई? उसमें इसकी सहमति हुई है। और 2016 में इसने काम करना शुरू कर दिया। 2016 में काम करना शुरू कर दिया। मुख्यालय कहां है इसका? संघई में। और भारत से प्रथम अध्यक्ष बने हैं केवी कामत। केवी कामत। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे ये बता दो, मुझे तो ये बता दो कि भारत में कितनी बार इसके सम्मेलन हुए हैं? भारत में कितनी बार सम्मेलन हुए हैं? भारत में देखो, अगर मैं बात करती हूं इसके टोटल सम्मेलन की, ठीक है, तो टोटल सम्मेलन में तो आप गिन लो। अभी जो हुआ है, अभी जो मुख्यतः हुआ है वो आपका सम्मेलन इसका, जहां तक मेरे ध्यान में है, हर साल हो रहा है, तो 11वां भी 2019 में हुआ था। ठीक है, तो अभी तक देखा जाए तो 11 सम्मेलन हो चुके हैं इसके, टोटल 11 हो चुके हैं। 11 सम्मेलन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, 12वां नहीं हुआ, 12वां 2020 में होना था, परंतु कोविड के कारण, ठीक है ना, परंतु कोविड के कारण ये आगे पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है ना, कोविड के कारण पोस्टपोन्ड हो गया, 11 ही हो पाए 2019 तक। ठीक है, 20 वाला हो ही नहीं पाया था। अब देखो भारत में कितने हुए? भारत में दो हुए, एक 2012 में, एक 2016 में। 2020 वाला जहां तक मुझे पता है भारत में ही होना संभावित था। ठीक है ना, भारत में होना संभावित था मुख्यतः। क्यों? क्योंकि देखो ये सीक्वेंस में होता है। 19वां जो सम्मेलन है ना, अभी देखो 19वां जो सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ? ब्राजील में हुआ। और जो 20वां सम्मेलन था वो कहां होना था? वो कहां होना था? रूस होना था। और जो 21वां सम्मेलन होना था, 2019 में, 2019 में ये जो 11वां सम्मेलन था 2019 में ब्राजील में हुआ। 12वां सम्मेलन 2020 में रूस में होना था। 13वां सम्मेलन 2021 में भारत में होना था। अब आप कहोगे मैडम आपको कैसे पता? तो देखो इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। क्या? ब्राजील दिख रहा है, फिर रूस दिख रहा है, फिर इंडिया दिख रहा है, फिर चीन, फिर साउथ अफ्रीका, फिर वापस ब्राजील, इस तरह। मतलब हर साल बारी बारी से, जैसे नाम लिखे हैं ना वैसे वैसे, जैसे नाम लिखे हैं वैसे वैसे इनके सम्मेलन होते हैं। परंतु यहां तक तो सम्मेलन हो चुके, ये सम्मेलन आगे चलकर पोस्टपोन्ड हो गया 2000 आपके कोरोना के कारण, ये नहीं हो पाया। अब देखें आगे, या तो रूस में ही होगा या हो सकता है अगला भारत में हो जाए, ये कोई निश्चित नहीं है। तो आप यहीं तक देखो, ब्रिक्स के टोटल 11 सम्मेलन हुए, ब्रिक्स के टोटल 11 सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, जिनमें भारत में 2012, 2016 में हुआ। 19वां जो 11वां सम्मेलन है वो ब्राजील में होता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? और 2019 में जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ उसमें आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया ही है। ठीक है, डन। चलो ये आपका ब्रिक्स कंप्लीट है। ब्रिक्स में बस आपको इतना पता होनी चाहिए, 2009 में स्थापना हुई। 2009 में क्या हुई? स्थापना हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2014 में उसकी स्थापना हुई, काम 2016 में शुरू किया। और अध्यक्ष भारत से जो अध्यक्ष बने वो कौन है? केवी कामत। और भारत में आज तक 2 बार सम्मेलन हुए ब्रिक्स के, एक 2012 में, एक 2016 के अंदर। ठीक है, अब एक छोटा सा और बच जाता है, नाम सुन लो बस उसका, नाटो। छोटा सा है नाटो।
है क्या एक तरह से, इसके नाम से भी पता चल जाएगा और बाकी इसके काम से भी। नाटो, नॉर्थ नाटो, इसको क्या कहते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या था ये नाटो, क्या था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अब देखो ये बात समझना, आपके मुख्यतः रूस जो था, रशिया मैंने आपको पहले कहा, चलो आज तो सबसे शक्तिशाली देश भारत है, परंतु पहले रशिया था, रूस था। अब रूस जो है वो चारों तरफ आप यूं कह सकते हैं, आपके मुख्यतः जो अमेरिका का एरिया है उस तरफ अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यूं कह सकते हो अगर आपके अमेरिका के जो आसपास के पड़ोसी देश अगर वो एकजुट हो जाए, सबके सब एकजुट हो जाए, एकजुट होकर संधि कर ले, और वो भी सैन्य संधि कर ले। ध्यान से सुनना, सभी जो नॉर्थ में जितने भी नॉर्थ के जो देश हैं वो आपस में मिलकर संधि, और वो भी सैन्य संधि कर ले। क्या कर ले, सैन्य संधि कर ले। तो क्या उन्हें हराया जा सकता है, तो क्या उन्हें हराया जा सकता है, मुझे ये बताओ, तो क्या उन्हें हराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखना, रशिया से बचने के लिए, देखो इसकी स्थापना क्यों हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी, नॉर्थ की तरफ रशिया का क्या हो रहा था, रुझान बढ़ रहा था। जो नॉर्थ है उसका रशिया जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी, तो उसको रोकने के लिए सैन्य संधि की गई उसे रोकने के लिए सैन्य संधि की गई। और नाटो की जो स्थापना है वो कब हुई है, 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। और नाटो में अगर हम बात करते हैं तो आज सदस्य देश कितने मिलेंगे आपको, सदस्य देश कितने हैं नाटो में, जैसे कि आज की विकिपीडिया अगर आप चेक करते हो, अगर आज की ही विकिपीडिया आप चेक करते हो तो आपको मिलेंगे कितने, कुल 30। और नाटो का मुख्यालय कहां है, नाटो का मुख्यालय कहां है, तो यह है ब्रुसेल्स में। कहां है, नाटो का मुख्यालय कहां, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय कहां, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो कुछ नहीं है, नाटो का पहले तो एक तरह से नाटो जो है उसका उद्देश्य जो था वो सैन्य संधि। नाटो क्या है, एक तरह से सैन्य संधि है। पहले तो क्या था, रूस से बचने के लिए सैन्य संधि की गई थी, रूस से बचने के लिए की गई थी। पर अब देखा जाए तो रूस से क्या बचना, अब वर्तमान में जो इसके उद्देश्य है, हालांकि देखना रूस जब आक्रमण कर रहा था, ठीक है, रूस जब आक्रमण कर रहा था उस वक्त इस संधि का फिर भी योगदान था कि भाई सारी सेनाएं एक साथ मिलेंगी और फिर रूस का सामना करेंगी। पर अब रूस ऐसा कर ही नहीं रहा। जब रूस ऐसा नहीं कर रहा तो कायदे से नाटो को बंद कर देना चाहिए। कायदे से क्या होना चाहिए, नाटो को बंद कर देना चाहिए, परंतु नाटो को बंद नहीं किया। नाटो जो है अभी भी 30 देश है जिनकी सैन्य संधि हो रखी है। मतलब अगर 30 देशों में से किसी एक देश पर कोई भी आक्रमण करता है तो इन 30 देशों की जो सेना है, जो 30 देशों की जो सेना है वो संयुक्त रूप में उसके ऊपर आक्रमण करेंगी, उससे युद्ध करेंगी। अब सोचो, एक तरफ एक देश और एक तरफ 30 देशों की सेना, एक तो एक देश की सेना और एक है 30 देशों की सेना, तो आप खुद सोच सकते हैं जीत किसकी होगी। तो ये नाटो है। उद्देश्य इसका था, मतलब सैन्य संधि एक तरह से, उद्देश्य पहले रूस से बचाव था। उद्देश्य पहले तो क्या था, रूस से बचाव करना था, ठीक है, परंतु वर्तमान में जो है इसके उद्देश्य बदल गए, आतंकवाद को रोकना, ठीक है, मुख्यतः अब इसके उद्देश्य बदल गए, आतंकवाद को रोकना तथा कमजोर व पड़ोसी देशों की सहायता करना, पड़ोसी देशों व कमजोर देशों की सहायता करना। अब इसका उद्देश्य है, पहले उद्देश्य था रूस से बचाव करना और अब उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना और पड़ोसी देशों व कमजोर देशों की सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, कोई भी संस्था बनी हो, ठीक है, कोई भी संस्था बनी हो, उस संस्था का उद्देश्य होना जरूरी है। आप अगर आज क्लास में बैठे हो तो आप सबका कोई ना कोई टारगेट है, नो डाउट,
ठीक है, आप सब अगर क्लास में हो तो आपका कोई ना कोई टारगेट है, तब आप क्लास में बैठे हो। अगर आपका कोई टारगेट नहीं होता तो आप क्लास में नहीं होते। मेरा टारगेट है तब मैं आज यहां खड़ी हूं। तो अगर नाटो है तो नाटो को पहले तो बनाया रूस के लिए कि भाई रूस से तुम्हारा सबका बचाव करेंगे, तो हम सब ने सैन्य संधि कर ली। अब रूस किसी पर आक्रमण कर ही नहीं रहा, क्योंकि रूस उतना शक्तिशाली रहा ही नहीं। तो उद्देश्य खत्म हो गया। उद्देश्य खत्म हो गया तो नाटो भी खत्म हो जाना चाहिए। परंतु जो नाटो के जो देश थे जैसे अमेरिका वगैरह है, इन्होंने क्या किया, नाटो को एक नया उद्देश्य दे दिया। नाटो को क्या किया, एक नया उद्देश्य दे दिया कि हम सब मिलकर जो है इस धरती से आतंकवाद को खत्म करेंगे, ठीक है। और पड़ोसी देशों, जो हमारे कमजोर देश हैं, उनकी हमेशा हम सहायता करेंगे। हमारा जो सैन्य संधि है एक तरह से संयुक्त रूप में वो बनी रहनी चाहिए। यही हमारी सैन्य संधि जो है वो हमारी रक्षा करेगी, इन 30 देशों को ये पता है कि अगर हम में से किसी भी एक देश पर कोई भी दूसरा देश अगर अधिकार करता है या युद्ध करता है तो ये तीनों देशों की सेना मदद करेगी। यही कहलाती है सैन्य संधि। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपकी बस नाटो में इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। नाटो में इतना ही आपको ध्यान रखना है और कुछ विशेष नहीं है। पॉइंट यहां तक क्लियर। तो इसी के साथ में आज आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो कंप्लीट है मेरी तरफ से। कल हम लोग एक काम करते हैं, संघीय ढांचा एक टॉपिक और बन जाता है, ठीक है ना। संघीय ढांचा आप जिसे कह सकते हैं संघीय ढांचा और केंद्र राज्य के संबंध,